शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। बीओ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडिया में चुनाव है, चुना जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। लड़ाई जबरदस्त है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोगों की अदालत में है। वहीं विपक्ष ने एक इंडिया अलायंस बनाया है और इंडिया अलायंस विपक्षी दलों का, ऑपोजिशन पार्टीज का एक समूह है। किसकी जीत होगी, कौन जीतेगा, उसमें एक बहुत अहम बड़ा रोल होता है यूपी का, उत्तर प्रदेश, वो स्टेट इंडिया का जहां से 80 लोकसभा सीट्स आती हैं। कब? पिछले इलेक्शंस में बीजेपी ने यहां पर 80 में 65 सीट जीती और केंद्र में यानी सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के ताज पहनते हैं। इस बार भी इन 80 सीट्स पर जबरदस्त लड़ाई है। वेस्ट यूपी में है जो कि गन्ना बेल्ट है, शुगर केन बेल्ट है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प लड़ाई है। वो लड़ाई है चंद्रशेखर बनाम बीजेपी। चंद्रशेखर जो कि कहा जा रहा है युवा यंग ऑल्टरनेटिव है मायावती की दलित पॉलिटिक्स को लेकर के। ही इज एन एक्टिविस्ट। कहाँ मिला? नाउ एक्टिविस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन। 2021 में टाइम मैगजीन ने 100 उभरते हुए नेताओं के नाम लिख दिया उस पर, पब्लिश किए थे। उनमें से एक नाम चंद्रशेखर का भी था। अब ये इस बार पॉलिटिकल पारी खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, लोगों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने बंद करके वो करवा देंगे? ये देर हो जाएगी, समय देख ले है। हम उनके प्रचार में हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उत्साह है लोगों में। इस बेल्ट में जो चुनाव होता है ज्यादातर थोड़ा कम्युनल होता है। यहाँ 2013 में 2014 में कम्युनल राइट्स में हुए थे और वहीं पर चंद्रशेखर बहुत बहुत शुक्रिया बीओ इंडिया से बात करने के लिए। आपका इलेक्शन क्या हाल है? एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। 2021 में आपको टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की लिस्ट में तय किया था। आप ये चुनाव अपने लिए किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनौतियां हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप यहाँ मैदान में आए हैं? चंद्रशेखर यहाँ पर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और एक बहुत अहम दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता माना जाता है और खासकर सभी समाजों में और खासकर दलित समाज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान से कम दर्जा नहीं दिया जाता है। तो यहीं पर चंद्रशेखर फूलार्पण करके अपने डोर टू डोर कैंपेन को आगे लेकर के जा रहे हैं। ये नगीना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि ट्रेडिशनल तौर पर दलित बहुल सीट है। यहाँ से लगातार बीएसपी जो कि मायावती की पार्टी है वो यहाँ से लगातार जीतती रही और इस बार चुनौती दे रहे हैं। पहनूंगा जिस दिन राजकाज आ जाएगा। क्या चंद्रशेखर जॉइंट अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट बनना चाहते थे चंद्रशेखर, बट जॉइंट अपोजिशन में अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, इन तमाम लोगों ने इन्हें अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। तो ये अपनी पार्टी, अपनी नई पार्टी आजाद समाज पार्टी से इस मैदान में हैं। तो चंद्रशेखर से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसा चल रहा है उनका कैंपेन, क्या है उनके मुद्दे। यहाँ पर तमाम लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से माता जी सोच रही हैं, मिलते नजर आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, वो सब सुन रहे हैं। ठीक, मदद कर रहे सब लोग। चंद्रशेखर, आपका इलेक्शन बहुत दिलचस्प है और बहुत लोगों को इंटरेस्ट है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, क्योंकि जब टाइम मैगजीन के 100 इन्फ्लुएंशियल इमर्जिंग लीडर्स में आपको डाला गया था तो आप देश में एक अहम
नाम और अहम मुकाम हासिल कर पाए थे। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में हैं? मैं चंद्रशेखर आजाद, जब मुझे टाइम्स मैगजीन में जगह दी गई तो मेरे कंधों पे जिम्मेदारी थी कि मैं उस बात को मजबूत करूं और उस जो उम्मीदें मेरे नाम के साथ जोड़ी गई थी, जो उम्मीदें मेरे नाम के साथ जुड़ी थी, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। भैया क्या हाल है? और आज मैं उसी को चरितार्थ करने निकला हूँ। जय भीम। उस दिन के बाद मैंने चैन से सो के नहीं देखा। पीछे अंदर हवन हो रहा था, वो सारी कमेटी हमारे अंदर बैठी थी। 1 सेकंड आप कहाँ थे जब मैं मारा? चलिए चलिए, तो ऐसा नेता होगा तो फिर समाज का नुकसान कितना होगा बताओ। चलिए फिर। हाँ, आप बता रहे थे कि मुद्दों को लेकर के हैं। चंद्रशेखर लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं और हम जानबूझकर चाहते थे कि चंद्रशेखर के साथ इस प्रचार में चलें, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3.5 लाख दलित वोटर्स हैं। चंद्रशेखर भी उसी समाज से आते हैं, आप भी खड़े जिस समाज से बीएसपी आती है, और कह रहे हैं कि ये इस बार जो 3.5 लाख दलित वोटर है वो इनके साथ जाएगा। और दलित वोटर जिसके साइड जाता है हो गया? वो बिजनौर और नगीना लोकसभा से चुनाव जीतता है हर बार। ये कॉम्बिनेशन अम्मा ख्याल रखना। देखो कौन आया, शेर आया, ये लग रहा है। लेकिन अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए ऐसा है, उस दिन से मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। उन लोगों के लिए जो इस देश में सदियों से जुर्म जाति अन्य अत्याचार सह रहे हैं और जिनकी बात को कहने वाला भी कोई नहीं है। जिनको सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया गया है, जिनके जो मुद्दे हैं कभी उन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करता, कभी कोई सवाल नहीं खड़ा होता और कभी चुनाव के बाद अगले 5 साल तक जब तक दोबारा चुनाव नहीं आता उनसे जो है किसी तरह का कोई संबंध जो है नेता लोग नहीं रखते। जोड़ लगा के आगे करवाना, अंकित जोड़ लगा के आगे करवा, जोड़ लगा कराओ। एक दूसरे को कहने के बजाय अपने आप चलो जोड़ लगा करवा दो। बात पूरी कीजिए अपनी। तो इस देश में तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और अगर वो अपने हक की आवाज उठाते हैं तो सरकार लाजो स्वागत करती है, कोई सरकार हो। सवाल ये है, माँ बाप ने एक पैसा जुटा के पढ़ा लिखा दिया, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको अवसर दे, चाहे वो सरकारी नौकरी दे या प्राइवेट सेक्टर में अवसर दे या फिर उनको लोन दे के कोई बिजनेस करने की आज़ादी दे या फिर उनको बेरोजगारी भत्ता दे या और किसी भी तरह से किसी रोजगार से जोड़ के उनको उनके पैरों पर खड़ा करें। हमारे देश की सबसे बड़ी लीडरशिप की कमी रही है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश का पढ़ा लिखा नौजवान क्या कर रहा है। वो चुनाव के समय बड़ी बड़ी भर्तियों की बात करते हैं, जैसे अभी यूपी में हुई, बड़े वादे किए गए, भाई ये भर्ती जो है इतनी बड़ी भर्ती है, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच ये निकला पेपर देते ही पेपर लीक हो गया। तो ये नौजवान जाए कहाँ? जो हैंड टू माउथ नौजवान हैं, जिनके घर परिवार में बहुत साधारण इंसान नहीं है, देश की सरकार जहाँ कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम सस्ता राशन देते हैं, जो सरकार कहती है वो ये बताए कि वो 80 करोड़ परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या होगी अगर उनका बच्चा कोई पढ़ लिख भी लिया और सरकारी नौकरियों पे नहीं आएंगी, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं आएगा, तो वो घर अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। तो इसलिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो गिर गया है। पहले प्राइमरी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती थी, अब तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खोल दिए हैं कि उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई होगी और उनके अलावा जो सरकारी स्कूल है उनमें पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उनमें मास्टर भी टाइम पर नहीं मिलता और वहाँ सिलेबस भी जो है आधे साल गुजरने के बाद पता लगता है कि सिलेबस अभी तक आया है, भर्ती अभी तक नहीं आई।
तो इसलिए यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्पिटलों की जरूरत है, उन पर चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं का कितना सम्मान सरकार करती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ग्रामीण प्रतिभा गांव तक ही चिपके रह जाती है। अगर यहाँ स्पोर्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ बने, स्टेडियम बने तो बहुत सारे लोगों का अवसर मिल सकता है। जय भीम, लाओ आशीर्वाद दो। निशान की खबर पहुंच गई, क्या है निशान बताओ? बात कर रहे हैं जॉब के बारे में बताओ बात करते हैं और जो एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के पक्का उनके कुछ हो जो काम मेहनत कर हैं वो लीक हो जाते हैं और फिर जो वैकेंसी है वो कैंसिल कर दी जाती है, वो भी मुद्दा है। आप लोग एक बात कहते हैं, आप कह रहे हैं कि ये कह रहा हूँ जी जी अपनी बात पूरी करिए कि मेडिकल कॉलेज नहीं, स्पोर्ट कॉलेज, जो गांव के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए स्पोर्ट्स में। लेकिन स्पोर्ट्स तो सिर्फ पैसे वाले और पावर वाले लोगों तक ही सीमित रह गया है, या फिर परिवार के आधार पर जो लोग स्पोर्ट्स में पहले हैं उन्हीं के परिवार के लोगों को मौका मिल रहा है। तो नई पीढ़ी क्या करेगी, इस बात का कोई जवाब जो है सरकार के पास नहीं है। नहीं, ये आप ऑपोजिशन के लीडर और आप भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन इंडिया में डेमोक्रेसी, इंडिया में जमहूरियत बचाने का इलेक्शन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? इसलिए कह रहे हैं जिस तरह से भाजपा कार्यशैली है, ऐसा लगता महसूस होता है कि ना वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और ना ही लोकतंत्र में आस्था विश्वास रखते हैं। हमने पहले दिन से आरएसएस को और जनसंघ और फिर भाजपा को ये पढ़ा कि वो हमेशा ये कहते रहे कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते। वो इस देश के संविधान को कमज़ोर करने के लिए राजनीतिक शक्ति को जो है बड़े पैमाने पर चाहते हैं। जिस मेजोरिटी के बाद वो कोई भी फैसला ले तो उनको वो उस फैसले को स्वीकार देश को मजबूरी में करना पड़े। इसलिए उनके नारे भी इस बात की गवाह कर रहे हैं। जब वो 400 पार की बात कहते हैं तो वो अभी भी उनकी सरकार है, तो वो ऐसा क्या करना चाहते हैं जो उनको 400 पार की मेजोरिटी की जरूरत है। अब भी उनके एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है और एक पूरी कंट्री में नहीं, कई स्टेटों में सरकार है। तो फिर वो ऐसा क्या करना चाहते हैं? फिर वो जोड़ तोड़ क्यों करते हैं? फिर वो जोड़ तोड़ क्यों कर रहे हैं? बहुत जिम्मेदार बनी बनी सरकारें क्यों गिर रहे हैं? जो विधायक हैं, जो उनके खिलाफ जिन्होंने वोट किया है, उन वोटों को वो लूटने काम क्यों कर रहे हैं? वो जैसा मैंने कहा, जनता ने जब समर्थन करके सरकार बना दी, उस सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बनाते हैं, हाउस ट्रेडिंग करते हैं, पैसों के आधार पे विधायकों को खरीदते हैं। सामने किसी से छिपाव नहीं है। तो जब वो सत्ता में है, सत्ता में बैठ के जनता की मदद करने के बजाय वो पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए जिस तरह सरकारी मशीनरी का और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी सार्वजनिक है कि अगर सार्वजनिक ये सरकारी उपकरण नहीं रहेंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो गुलाम बन के उनकी मदद करेगा। तो इसलिए क्योंकि सरकारी उपक्रमों में तो आगे जाके लगा लो। सरकारी उपक्रमों में तो जनता का के अधिकार हैं कि आप हॉस्पिटल स्कूल को छोड़ के नहीं भाग सकते हैं, आप दफ्तर को छोड़ के नहीं भाग, जितने घंटे ड्यूटी आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो कोई वो नहीं है। चंद्रशेखर, एक इंडिया में एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट है जो लागू हो गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके अगेंस्ट आपने भी प्रोटेस्ट किया, लाठीचार्ज भी सहा, जेल भी गए होंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आप लोग आगे चलो, आगे चल के काम करो। अच्छा साहब पीछे नहीं हटाओ, हटाओ। चंद्रशेखर तो लोगों से चंद्रशेखर मिलते हुए, आगे बढ़ते हुए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको लेकर के अभी करवाना बहुत आंदोलन था, वो लागू हो गया है। वो बीजेपी ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले उसको लागू कर दिया है, सीए को, जिसके खिलाफ आप लोग लड़े। क्या आपके कैंपेन में वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? देखो, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो हम इस बात को समझें
कि सरकार किस समय पे क्या कदम उठा रही है। ये पूरा जो 4 साल बाद जो ये तत्कालिक जो चीज़ें की गई है, वो चुनाव में इनको लगता था इस बात को सुन के मुस्लिम सड़कों पर आ जाएगा डर कर, और इनको इसका राजनीतिक फायदा होगा। ऐसा नहीं हुआ, बहुत समझदारी दिखाई गई, और मैं हर उस कानून का विरोध करता हूं जो देश के संविधान के खिलाफ और संविधान के आधार पे जो ये बात सुनिश्चित हुई है कि जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं होगी। जब एक खास एजेंडे के तहत आप कोई कार्यक्रम बनाते हैं और क्या कोई कानून बनाते हैं, तो उसकी नीयत को भी समझना चाहिए। नीति और नीयत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो भाजपा की जो नीयत है वो इस कानून के जरिए एक डर का माहौल बनाकर, और इसलिए कि भाई ये लोग डर कर सड़कों पे आ जाएं और भाजपा इसका राजनीतिक फायदा उठा सके, उन्हीं के बीच में भाजपा के लोग घुस के उस आंदोलन को चंद्रशेखर कह रहे हैं कि उस आंदोलन को कमजोर कर दें और उस आंदोलन को बदनाम करके जो है भाजपा के लोग उन्हें सत्ता में आ जाएं। ये एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश को हम लोग समझते हैं और हम इस साजिश को समझ के हमने तय किया कि अभी चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें चुनाव के बाद एक विस्तृत चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बुलाएंगे और हम ये प्लान करेंगे कि अभी तो मोदी जी के जाने का नंबर है, फिर उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेटों में कैसे भाजपा को हटाना। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप अपनी नई बनाई पार्टी से मैदान में हैं, ऑपोजिशन ने आपका साथ नहीं दिया। अखिलेश यादव जो प्रोमिनेंट ऑपोजिशन के लीडर हैं, राहुल गांधी भी और दूसरे नेता हैं, उन्होंने आपको अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। चाहते थे कि मोदी को डिफीट किया जाए, लेकिन फिर भी आपको साथ नहीं मिला और सब आपके अगेंस्ट कैंपेन कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन डिवाइडेड है। ऐसा है, नेता डिवाइडेड हो सकते हैं, जनता डिवाइडेड नहीं। इसका जो है पहला जो है वो 19 तारीख को मिल जाएगा और दूसरा 4 जून को। नेता डिवाइडेड है, जनता देख रही है। और क्योंकि एट द लास्ट कल अगर हमारी जरूरत उनको पड़ी तो भी हम भाजपा के खिलाफ ही, और भाजपा के खिलाफ जो ताकत बनेगी उसी को मदद करेंगे। तो जनता इस बात को जानती है। जिस आदमी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो आम जनता के लिए जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो मौका मिलने पे क्या नहीं करता, इस बात को भी जनता जानती है। चंद्रशेखर से हमने बात की, आगे भी और पॉलिटिशियंस और इम्पोर्टेंट लोगों से बात करेंगे जो इस चुनाव में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो आज के लिए VOA इंडिया इस खास पेशकश समझिए में इतना ही। आगे और भी दिलचस्प इंटरव्यूज़ और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर हम लोग आते रहेंगे। शुक्रिया।